नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन पाठन के भाग 41 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि रमानाथ के बयान के आधार पर अदालत का फैसला आ जाता है। एक व्यक्ति को फांसी, 5 को 10-10 साल की कैद व 8 को 5-5 साल की कैद हुई। दिनेश, जो कि स्कूल में अध्यापक था, उसके छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ व पत्नी उसी पर आश्रित थे, उसे फांसी की सज़ा होती है। जालपा ने देवीदीन से उसका पता लगवाने को कहा। जब रमानाथ देवीदीन के घर आता है तो जग्गू व जालपा दोनों ही उसे खरी खोटी सुनाती है। रमा अपना लज्जित सा मुँह लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके आगे क्या होता है, यह जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का अंक गबन भाग 41। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता न था, कुछ समझ में न आता था कि कहाँ जा रहा है। जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए थे। उसे जालपा पर क्रोध न था, जरा भी नहीं। जग्गू पर भी उसे क्रोध न था। क्रोध था अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वह कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, इसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जालपा ने समझाया था। फिर यह शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बंधाकर उसे बहला रखा। वह कहते, अजी बीवी की कुछ फिक्र न करो। जिस वक्त तुम एक जड़ाऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों की थैली की नज़र करोगे, बेगम साहब का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से ज़िंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा! इसकी कितनी ही आंखों देखी मिसालें दी गई। रमा चक्कर में आ गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही न मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वह जड़ाऊ हार जेब में रखे जालपा को अपने विजय की खुशखबरी देने गया था। वह जानता था जालपा पहले कुछ नाक भों सिकोड़ेगी, पर यह भी जानता था यह हार देखकर वह ज़रूर खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम पर पुलिस कमिश्नर का पत्र उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवीदीन और जग्गू को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वह कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे मन में बांधकर वह जालपा के पास गया था। जैसे कोई भक्त फूल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए, पर देवता ने वरदान के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया, उसके नैवेद्य को पैरों से कुचल डाला। उसे कुछ कहने का अवसर ही ना मिला। आज पुलिस के विषैले वातावरण से निकलकर उसने स्वच्छ वायु पाई थी और उसकी सुबुद्धि सचेत हो गई थी। अब उसे अपनी पशुता अपने यथार्थ रूप में दिखाई दी। कितनी विकराल, कितनी दानवी मूर्ति थी। वह स्वयं उसकी ओर ताकने का साहस न कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी कथा कह सुनाऊं। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में सड़ा डाले, कोई परवाह नहीं। सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुल्जिम हवालात में हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचे कूदेंगे। शायद मुझे कच्चा ही खा जाए। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह में कालिख लगा दी। जालपा की वह क्रोधोन्मत्त मूर्ति उसके आंखों के सामने फिर गई। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता कि वह बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज ने कुछ नहीं सुना और मुल्जिमों को बरी न किया तो जालपा मेरा मुंह न देखेगी। मैं उसके पास कौन मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर ही क्या करूंगा? किसके लिए?
उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक ही है, नहीं कल हाईकोर्ट के जजों से कहूँगा, कोई तो सुनेगा। सारा वृतांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब तो सबकी आंखें खुलेंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट में ही चौरंगी आ पहुंची। यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रमा उसी सन्नाटे में से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वह रुक गया और सिर बाहर निकालकर देखा तो वही दरोगा जी। दरोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले नहीं गए? इतनी तेज मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहिबा से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वह भी आपके साथ होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि इसकी मूछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई, बेहद। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराज़गी की वही दवा है। आप कांपे जाते थे, मेरी हिमाकत थी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े और ज़रा सरूर जमे। डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जोहरा को बुलवा लेंगे, 2 घड़ी की बहार रहेगी। अब आप मिसेस रमानाथ को बंगले पर ही क्यों नहीं बुलवा लेते? वहाँ उस खटीक के घर पड़ी हुई है। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक ज़रूरत से दूसरी तरफ जाना है। आप मोटर ले जाएं, मैं पाँव चला आऊँगा। दरोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जहाँ चलना चाहे चलिए, मैं ज़रा भी मुखिल न होऊंगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं भी अभी बंगले पर नहीं जा रहा हूँ। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रा भी मुखिल न होऊंगा। वहीं बेगम साहब, रमा ने बात काट कर कहा, जी नहीं, वहाँ मुझे नहीं जाना है। दरोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर भी आज कुछ कम बहार न रहेगी। वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बारगी आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे सौदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूँ। दरोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, मुआफ़ कीजिए। अब कभी ऐसी गुस्ताखी न होगी। लेकिन आप अपने को खतरे से बाहर न समझे। मैं आपको ऐसी जगह न जाने दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान न हो। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं। मैं आप ही के फ़ायदे के ख्याल से कह रहा हूँ। रमा ने होंठ चबाकर कहा, बेहतर हो कि आप मेरे फ़ायदे का इतना ख्याल न करें। आप लोगों ने मुझे मटिया मेट कर दिया और अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए। मैं इस गुलामी से तंग आ गया हूँ। मैं माँ के पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं, शौक़ से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़े, मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है। आप अपनी मोटर ले जाइए। ये कहता हुआ वह मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दरोगा ने कई बार पुकारा, जरा सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा तक नहीं। ज़रा और आगे चलकर वह एक मोड़ से घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी न मिला। रमा कभी इस पटरी पर और कभी उस पटरी पर जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वह रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई आदमी निकले तो उससे पूछूं, साहब है या नहीं। अंदर जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। ख्याल आया, जज ने पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी? तो क्या जवाब दूंगा? यह कहना कि पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती गवाही दिलाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी, लज्जास्पद बात है। अगर वह पूछे कि तुमने केवल
2-3 साल की सज़ा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए। उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तो उसका मेरे पास क्या जवाब है? खामखा लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनाया जाऊंगा। वह लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते, वे लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा के लिए ही तो बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियाँ बह गई है, प्राणों की होली खेल डाली गई है। उसी ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सज़ा से वह इतना भयभीत न होता। इसी के साथ आज का अंक समाप्त होता है। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का हमारा सुविचार कुछ इस प्रकार है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। एक सच्चा मित्र वही है जो आपकी आवश्यकता में आपकी मदद करे। आज के हमारे कथन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।